आज नामकरण करवाना है। कल आपको 5 टॉपिक लिखवाए थे, 5 लिखवाए थे ना, उसके अंदर नामकरण का टॉपिक था 2 नंबर पे, उसको लिख लो नामकरण। नहीं वैसे नामकरण लिख दो सीधा, आपसे पूछूंगा सारा पूछूंगा आपसे। सबसे पहले नामकरण कौन सा? आर्यवर्त कैसे रखा गया? देखेंगे नहीं, अरे सिंपल सी बात है, मध्य एशिया से आकर जो लोग आकर बसे थे सिंधु नदी के आसपास, उन्हीं के आर्यों के नाम पर आर्यव्रत। सबसे पहले एक बार मैं नाम लिख दूं, एक तो आर्यव्रत, दूसरा बताओ, नहीं आप बताओ, याद भी नहीं है, दूसरा भारत, तीसरा इंडिया, हिंदुस्तान, लिखना कुछ नहीं है, एक बार उस हिंदुस्तान के बाद कौन सा? उसके बाद जिम्बूद्वीप नहीं करवाए थे? सबसे पहले आर्यव्रत, भारत के नामकरण की बात करते हैं। आर्यव्रत किस प्रकार रखा गया? मध्य एशिया से, इस प्रकार भारत की बात करते हैं, उत्तर का भारत है, मध्य एशिया से आकर, मध्य एशिया मतलब यूरोप के आसपास का क्षेत्र, एशिया के आसपास का क्षेत्र, मध्य एशिया से आकर जो लोग आर्य लोग भारत में बसे थे, या फिर उत्तर भारत में जो आर्य लोग आकर बसे थे, मध्य एशिया से आकर आर्य लोग बसे थे, उन्हीं आर्यों के नाम पर भारत को क्या कहा गया था? आर्यव्रत। कहने का मतलब मध्य एशिया से पहले आर्य आए थे और जो आर्य वहाँ पे बसे, उसी पूरे स्थान को क्या नाम दिया गया? आर्यव्रत नाम दिया गया। और इन्हीं आर्यों का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? इसी आर्यों का सबसे शक्तिशाली शासक था भरत। जो आर्य लोग यहाँ पे बसे थे उनका सबसे शक्तिशाली सम्राट था भरत, और इसी भरत के नाम पर क्या नाम रखा गया? भारत रखा गया। आर्यव्रत मध्य एशिया से आकर बसे थे, इनका सबसे शक्तिशाली राजा कौन? भारत, इसके नाम पर भारत। उसके बाद इंडिया कैसे रखा गया? ईस्ट इंडिया का बताओ। ईरानियों ने इंडस नदी, सही पढ़ के बताओ, सही बिल्कुल सही। 15 दिन पहले करवाया था आपको। इंडिया कहा। इंडिया नाम यहाँ से सिर्फ इतना पूछा जाता है, इंडिया नाम किन लोगों ने दिया था? ईरानियों ने दिया था। क्यों दिया था? ईरानी लोग जब भारत में आए थे, इसे ही याद रखना, ईरानी लोग जब भारत में आए थे तो भारत के उत्तर में मुख्य नदी कौन सी है? सिंधु नदी है। यह तो कभी ज्योग्राफी पढ़ा तो नाम तो सुना ही होगा। भारत के उत्तर में मुख्य नदी कौन सी है? सिंधु नदी है। और ईरानियों ने सिंधु नदी को क्या पुकारा? इंडस नदी के नाम से। ईरानियों ने सिंधु नदी को क्या कहा? इंडस नदी कहा। और जहाँ पे इंडस नदी बहती थी, जहाँ पे इंडस नदी बह रही थी, उसी के चारों तरफ के क्षेत्र को किस नाम से जाना गया? इंडिया नाम दिया गया। और यहाँ से प्रश्न बनता है, ईरानियों ने भारत को क्या नाम दिया था? इंडिया नाम दिया था। दूसरा हिंदुस्तान नाम दिया था यूनानियों ने। यूनानियों की भाषा में कभी भी सह नहीं होता था। यूनानियों की भाषा में कभी सह नहीं होता था। वो हमेशा सह को क्या बोलते थे? है बोलते थे। वो हमेशा सह को है बोलते थे। तो वो सिंधु नदी को क्या बोलना शुरू किया इन्होंने? हिंदू नदी। और जहाँ पे हिंदू नदी बहती थी, उसी के चारों ओर के क्षेत्र को क्या नाम दिया गया? हिंदुस्तान नाम दिया। दोबारा मध्य एशिया से आकर बसे आर्य के नाम पर आर्यव्रत कहा गया। इनका सबसे शक्तिशाली राजा भारत के नाम पर भारत कहा। इंडिया नाम ईरानियों ने दिया क्योंकि इंडस नदी कहा, और इंडस नदी के चारों ओर का क्षेत्र इंडिया कहलाया। हिंदुस्तान यूनानियों ने कभी सह का यूज नहीं किया, सह की जगह है का यूज किया, और है के कारण सिंधु नदी को हिंदू नदी कहा, और हिंदू के आसपास का क्षेत्र हिंदुस्तान कहा। प्रश्न ये बनता है सबसे इंपॉर्टेंट, IAS 2012 पता नहीं 13 में पूछा गया, बुद्ध काल महात्मा बुद्ध का नाम सुना होगा। बुद्ध काल में भारत को किस नाम से पुकारा गया? जिम्बूद्वीप के नाम से। सिर्फ नामकरण के 5 इफेक्ट बनते हैं। आर्यव्रत नाम कैसे पड़ा? भारत कैसे पड़ा? इंडिया और हिंदुस्तान। और सबसे इंपॉर्टेंट ये बनता है जिम्बूद्वीप। बुद्ध काल के अंतर्गत भारत को क्या कहा गया था? जिम्बूद्वीप के नाम से। ये नोट कर लो। सबसे पहले लिखो आर्यव्रत।
आर्यव्रत। आर्यव्रत। इसके अंदर लिखो मध्य एशिया से आकर बसे, मध्य एशिया से आकर बसे आर्यों के नाम पर आर्यव्रत पुकारा गया। आर्यव्रत पुकारा गया। दूसरी हेडिंग लगाना भारत, जिसे भारतवर्ष भी कहते थे उस टाइम में। भारतवर्ष या फिर भारत, कुछ भी लिख लेना, भारत या फिर भारतवर्ष। इसके अंदर लिखना भारत में नाम लिखना। आर्यों का सबसे शक्तिशाली शासक, आर्यों का सबसे शक्तिशाली शासक भारत के नाम पर, भारत के नाम पर भारत कहा गया। फिर लिखना इंडिया। इसके अंदर लिखना ईरानियों ने, ईरानी लोग थे, ईरान से आए थे, ईरानियों ने सिंधु नदी को, ईरानियों ने सिंधु नदी को इंडस नदी, ईरानियों ने सिंधु नदी को इंडस नदी तथा इसके आसपास के क्षेत्र को इंडिया कहा। इंडिया कहा, यहाँ से जाति पूछी जाती है, फिर किन्होंने इंडिया कहा और किन्होंने हिंदुस्तान कहा। फिर लिखना हिंदुस्तान 4 नंबर पे। ये नहीं, ये पूछी जाती है, सिर्फ जातियाँ पूछी जाती है, ये नहीं पूछा जाएगा इंडस किसने कहा, सिर्फ जातियाँ पूछी जाती है। ईरानियों ने भारत को क्या कहा, हिंदुस्तान किसने कहा। हेडिंग लगाओ हिंदुस्तान अब 4 नंबर पे, हिंदुस्तान। यूनानियों ने, यूनानी, यूनान से जो आए थे, यूनानियों ने सिंधु नदी को, सिंधु नदी को हिंदू नदी, सिंधु नदी को हिंदू नदी तथा उसके आसपास के क्षेत्र को उसके आसपास के क्षेत्र को हिंदुस्तान कहा, हिंदुस्तान कहा। फिर लिखना लास्ट जिम्बू द्वीप, जिम्बू द्वीप। और इम्पोर्टेंट लगा देना IS 2013 का प्रश्न, जिम्बू द्वीप। बुद्ध काल में भारत को जिम्बू द्वीप के नाम से जाना गया। बुद्ध काल में भारत को जिम्बू द्वीप के नाम से जाना गया। ये नामकरण कंप्लीट हुआ। 3 नंबर पे टॉपिक कौन सा लिखवाया था, कौन सा लिखवाया था, भारत की स्थिति व विस्तार। हेडिंग लगा लो। सबसे पहले ऐसे बताओ, भारत ग्लोब के ऊपर कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। कहने का मतलब ये ग्लोब है, ये 0 डिग्री इस प्रकार हुआ और ये 0 डिग्री इस प्रकार हुआ, तो भारत यहाँ पे पड़ता है, भारत यहाँ पे पड़ता है। उत्तर का मतलब यहाँ से लेकर उत्तरी गोलार्ध में हुआ और यहाँ से लेकर
पूर्वी गोलार्ध में हुआ, इसलिए भारत को कहा जाता है, भारत कौन से गोलार्ध में? उत्तरी व पूर्वी गोलार्ध में। सीधा प्रश्न पूछा जाता है, भारत ग्लोब में कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी व पूर्वी गोलार्ध। पहला फैक्ट लिखो, भारत ग्लोब में उत्तरी व पूर्वी गोलार्ध में है। उत्तरी व पूर्वी गोलार्ध में है। उसके बाद मेरे को ऐसे बताओ, भारत का विश्व में क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है? अगर 7वां स्थान है तो 6 सबसे बड़े देश कौन से? ऐसे सीक्वेंस में बताओ, ऐसे बीच बीच में से नहीं भी। सबसे बड़ा कौन सा, उसके बाद में कौन, उसके बाद कौन सा? ब्राजील। 6 तक तो सभी को याद होते हैं, 7वां इंडिया और 8वां कौन सा किसी को याद नहीं होता? अर्जेंटीना। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि 6 सबसे हर कोई याद कर लेता है, 7वां अपने को याद होता है, 8वां हर कोई याद नहीं करता, इसलिए 8वां पूछा गया था। यहाँ पे लिखना, एक लाइन याद रखना, राक्षस उब्बा। राक्षस उब्बा। रे से रूस याद रखना, पहला सबसे बड़ा देश। कै से कनाडा याद रखना, दूसरा सबसे बड़ा देश। सी से चीन याद रखना, लिखना कुछ नहीं है, एक बार कुछ मत लिखना, मैं लिखवा दूंगा अच्छे से। यूएसए याद रखना, यूएसए का मतलब अमेरिका। बी से ब्राज़ील याद रखना, लिखना कुछ भी नहीं, मैं सारा लिखवा दूंगा। ए से ऑस्ट्रेलिया। और 7वां कौन सा हुआ? अपना भारत हुआ। और 8वां कौन सा? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना दक्षिणी अमेरिका का देश पड़ता है, अर्जेंटीना। उसके बाद में अब 7वां सबसे बड़ा देश है, 7वां सबसे बड़ा देश है, तो भारत का क्षेत्रफल कितना और विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा है? अगर मान के चलो पूरी पृथ्वी 100% पे है, तो भारत का कितना प्रतिशत हिस्सा है पूरी पृथ्वी पे? 2.4%। 2.4% पूरे भारत में क्षेत्रफल में हिस्सा है। ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा, भारत का विश्व के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत हिस्सा है? 2.4%। उसके बाद में इतना हिस्सा है, तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? जैसे राजस्थान का 3,42,239, वैसे भारत का कितना है? भारत का क्षेत्रफल है, ऐसे याद रखना, 32,87,263। ऐसे याद मत रखना भी 32,87,263, कभी याद नहीं रहेगा। ऐसे याद रखना 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये भारत का क्षेत्रफल। और राजस्थान का 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और एक बार तो एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया, 3,42,239 सबके अंदर दे दिया गया। उसके बाद में 0.74 भी दिया गया एक के अंदर, 0.74। राजस्थान का करेक्ट ये पड़ता है 0.74, जो बाद में लगा होता है ये बिल्कुल करेक्ट है। 3,42,232 किलोमीटर 0.74, ये बिल्कुल सही है। और राज्य भारत का कितना? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगर पूछा जाए वर्ग मील में, किलोमीटर में तो 1000 मीटर होते हैं, और मील के अंदर जैसे बोलते हैं ना 1 मील 2 मील। कभी आर्मी भर्ती सुनी होगी, वो 1600 मीटर ही क्यों बोलते हैं? अब आप नाम सुना होगा कभी भी, 1600 मीटर दौड़ाते हैं वो। 1600 मीटर क्यों बोलते हैं वो? क्योंकि 1600 मीटर की एक मील होती है, 1600 मीटर की एक मील होती है, तभी वो 1600 मीटर दौड़ाते हैं। तो कह सकते हैं राजस्थान का वर्ग किलोमीटर तो पड़ता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, और मील में पूछा जाए 12,69,219 वर्ग मील। वर्ग मील ये भारत का है 12,69,219 वर्ग मील किलोमीटर, वर्ग मील। और किलोमीटर में 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तभी आर्मी वाले 1000 मीटर 1600 मीटर दौड़ाते हैं, वो पूरी 1 मील दौड़ाते हैं, पूरी 1 मील। और अगर मैं बात करूं, यह तो स्थलीय सीमा की 1 मील होती है,
1600 मीटर तो स्थलीय सीमा की 1 मील होती है। जलीय सीमा की 1 मील की बात करें, जलीय सीमा की 1 मील 1.854 मतलब 1854 मीटर की 1 मील होती है। जलीय सीमा जहाज होती है, पानी वाली जहाज, उनकी जो 1 मील होती है 1854 मीटर होती है उनकी 1 मील, और अपनी होती है 1600 मीटर। 1600 पूरी नहीं होती, 1592 होती है ये, 1592 मीटर। इसके अंदर अब लिखना, सारा लिखवा देता हूँ। भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से, भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व में, भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व में कौन सा स्थान? 7वां स्थान है, 7वां स्थान है, 7वां स्थान है। फिर दूसरा पॉइंट, भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत? 2.4% है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। फिर लिखना, भारत का कुल क्षेत्रफल, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। फिर दूसरा पॉइंट, वर्ग मील में इसके नीचे लिख देना, वर्ग मील में इसका क्षेत्रफल पड़ता है 12,69,219 वर्ग मील, 12,69,219 वर्ग मील, 12,69,219 वर्ग मील। अब नीचे ये लिख दो राकस सूबा, नीचे लिख दो राकस सूबा। आर के नीचे एरो का निशान लगा के रूस लिख देना, आर के नीचे एरो का निशान लगा के रूस लिख देना। के के नीचे कनाडा लिख देना, के के नीचे कनाडा। सी के नीचे चीन लिख देना। राकस सूबा, रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। यू के नीचे यूएसए लिख देना, यू के नीचे यूएसए। बी के नीचे ब्राज़ील लिख देना, बी के नीचे ब्राज़ील लिख देना, और ए के नीचे ऑस्ट्रेलिया लिख देना, ऑस्ट्रेलिया, ए के नीचे ऑस्ट्रेलिया लिख देना। 7 नंबर पे अपना भारत है, और 8 नंबर पे वहीं पे अटका लो छोटा सा अर्जेंटीना, नीचे अटका लो थोड़ा सा। 8 नंबर का देश है अर्जेंटीना। हो गया क्षेत्रफल। उसके बाद ऐसे बताओ, भारत का जनसंख्या के हिसाब से विश्व में कौन सा स्थान? जनसंख्या के हिसाब से भारत का विश्व में कौन सा स्थान? बताओ, पता ही है सबको। पहला चीन और दूसरा अपना भारत, पहला चीन और दूसरा अपना भारत पड़ता है जनसंख्या के हिसाब से। फिर वही पर्सन, वहाँ पे क्षेत्रफल में 7वां स्थान था, यहाँ पे दूसरा स्थान। वहाँ पे क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत था? 2.4%, 2.4%। और जनसंख्या, विश्व की कुल जनसंख्या का भारत में कितना प्रतिशत पाया जाता है? 17.5%। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, विश्व की कुल जनसंख्या का भारत में कितना प्रतिशत हिस्सा पाया जाता है? 17.5%। और क्षेत्रफल कितना था? 2.4% था, और 17.5%। यहाँ पे अपने शायद ऊपर वाले देश भी देख लिए, और 8 ये भी देख लिए। यहाँ पे 1 नंबर पे चीन हुआ, 2 नंबर पे भारत हुआ, 3 नंबर पे जनसंख्या हिसाब से रूस नहीं था। कॉपी के अंदर देखो, लिखवाया भी नहीं था, लिखवाया था मैंने, अरे पढ़ गया। 3 नंबर पे लिखना इंडोनेशिया,
इंडोनेशिया क्या, यूएस से लिखना 3 पे यूएसए और 4 पे इंडोनेशिया। 1 नंबर पे चीन, 2 पे भारत, 3 पे यूएसए और 4 पे इंडोनेशिया। भारत की जनसंख्या इतनी है 2001 में भारत की जनसंख्या कितनी थी? 2001 में भारत की जनसंख्या लगभग बताया जाता है 101 करोड़ थी, या फिर 101 करोड़ के लगभग थी। और 2011 में थी 101 करोड़, और 2021 में कितनी हो गई? 2021 में भारत की जनसंख्या हो गई 121 करोड़। कहने का मतलब 10 साल में भारत की जनसंख्या कितनी बढ़ गई? 19 करोड़। 10 साल में 19 करोड़ बढ़ गई। और भारत में सर्वाधिक जनसंख्या कौन से राज्य में? यूपी के अंदर है, और यूपी की जनसंख्या कितनी है? 19 करोड़। कहने का मतलब भारत 10 साल में एक यूपी पैदा करता है। भारत पूरे 10 साल में एक यूपी पैदा करता है। और मैं बात बता दूं, कई तो देश ऐसे है जिसकी राजस्थान से भी कम जनसंख्या है। यूएसए की बात करें या फिर पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान के अंदर 50-60 करोड़ जनसंख्या है, और इतने तो भारत के 2-3 राज्य मिला ले तो भी हो जाए। इंडोनेशिया की फिर भी उससे कम, काफ़ी कम है। कनाडा की तो काफ़ी कम है। कनाडा की तो जनसंख्या कम से कम 7-8 करोड़ ही, उतनी तो राजस्थान की है अपने। 7 करोड़ तो राजस्थान के लगभग चलेगी, इतनी तो कनाडा की जनसंख्या है। इसके अंदर लिखो अभी जनसंख्या में भारत का जनसंख्या के हिसाब से विश्व में कौन सा स्थान? दूसरा स्थान है। जनसंख्या के हिसाब से विश्व में दूसरा स्थान। फिर अगला पॉइंट लिखना, विश्व की कुल जनसंख्या का भारत में कितना प्रतिशत? 17.5% पाया जाता है। विश्व की कुल जनसंख्या का भारत में 17.5% पाया जाता है। हो गया। उसके बाद लिख लो वो देश। 1 नंबर पे चीन लिख दो, 2 पे भारत, 3 पे यूएसए और 4 पे इंडोनेशिया। चीन, भारत, यूएसए व इंडोनेशिया। ये क्या है? भारत। जब अपने को ज़रूरत पड़ेगी तब अच्छे से बना देंगे, लेकिन अभी अपने को ज़रूरत नहीं है, टाइम नहीं ख़राब करेंगे। भारत का ये उत्तरी बिंदु, ये दक्षिणी बिंदु, ये पूर्वी बिंदु और ये पश्चिमी बिंदु। क्या कब वैसे बनाऊँ? पूरा बनाऊँ क्या? अरे बना देते हैं फिर। आपको बनाना, मैं तो बना दूँ, आपको बनाना आता है, फिर बनाना पड़ेगा साथ में। अब बनाओ साथ में, तभी अपने को वहाँ पे जरूरत ही नहीं थी। जहाँ पे जरूरत होगी वहाँ पे अपने बना लिया करेंगे अच्छे से। जब आपको मैं राज्य करवाऊँगा अच्छे से तब आपको करवा दूँगा। ये पड़ता है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, ये भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु। सबसे ऐसे बताओ, सबसे पहले भारत दक्षिण से कहाँ से शुरू होता है? कौन से अक्षांश से शुरू होता है? अब इतने को अपने को पता था, यह ग्लोब था, यह 0 डिग्री था। भारत कौन से गोलार्ध में था? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में था। तो कहने का मतलब भारत के अंदर जो भी अक्षांश व देशांतर गुजरेंगे, भारत के अंदर जो भी अक्षांश व देशांतर गुजरेंगे, अक्षांश सारे कौन से होंगे? उत्तरी अक्षांश होंगे, और देशांतर सारे कौन से होंगे? पूर्वी देशांतर होंगे। तब मैं यहाँ पे अगर लिखूंगा तो ये भारत का जरूर पश्चिमी बिंदु पड़ता है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखूंगा? पूर्वी देशांतर लिखूंगा। ये भारत का जरूर मेरे को पता है दक्षिणी बिंदु पड़ता है, लेकिन यहाँ पे कौन सा अक्षांश लिखूंगा? उत्तरी अक्षांश लिखूंगा, क्योंकि भारत कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है।
अब भारत दक्षिण से कहाँ से शुरू होता है? भारत दक्षिण में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है। अब उत्तरी अक्षांश मैंने सही लिखा है इसके हिसाब से, क्योंकि भारतीय गोलार्ध में पड़ता है तो सारे कौन से अक्षांश आएंगे? उत्तर के अक्षांश आएंगे। इसके अपने को कोई मतलब नहीं है। भारत दक्षिण से 8 डिग्री 4 मिनट, ये मिनट का सिंबल था जब आपको मैंने ग्लोब करवाया था। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होकर उत्तर में कहाँ तक? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में है तब उत्तरी अक्षांश लिखे दोनों जगह। ये दक्षिणी बिंदु है लेकिन लिखा कौन सा जाएगा? उत्तरी अक्षांश, और यहाँ पे उत्तरी अक्षांश। कहने का मतलब भारत दक्षिण से 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होकर उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में फैला हुआ है। ठीक है। उसके बाद में भारत पश्चिम से कहाँ से शुरू होता है? 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होता है। अब ये पश्चिम से शुरू होगा या फिर पूर्व से शुरू होगा? पूर्वी देशांतर से शुरू होगा। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से शुरू होकर पश्चिम में कौन से देशांतर तक? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। भारत पूर्व में पश्चिम से कहाँ से शुरू होता है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से शुरू होकर पश्चिम में पर पूर्व में 97 डिग्री 25 मिनट तक पूर्वी देशांतर तक है। कहने का मतलब अब आपको ये पूर्वी भी समझ आ गया, ये पूर्वी समझ आ गया भी दोनों साइड मैंने इतने कैसे इतने सारे एक साथ नहीं है क्या? दे दो तो 2 ही है, 2000 दे दी फिर कल लाके दे दो। वो कोई बात नहीं। ऐसी कुछ ही नहीं है, टीचरों को देने हैं सभी को। ये आपको पूर्वी समझ आ गया, ये दक्षिण अब उत्तर का समझ आ गया। फिर उत्तर मैंने क्यों लिखा इस साइड में आपको समझ आ गया भी क्यों लिखा, दोनों का समझ। उसके बाद में इसी पॉइंट से लेकर और इस पॉइंट से लेकर भारत की लंबाई चौड़ाई कितनी पड़ती है? इस पॉइंट से लेकर और इस पॉइंट तक भारत की लंबाई चौड़ाई कितनी पड़ती है? बताओगे? राजस्थान थोड़ी नहीं है। भारत की मैं लंबाई की बात करूं, यहाँ से लेकर यहाँ तक भारत की लंबाई पड़ती है 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर। और भारत की इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक चौड़ाई पड़ती है 2933 किलोमीटर। लंबाई ज़्यादा और चौड़ाई कम है, वो आपको मैं बताऊंगा, विश्व भूगोल कराऊंगा ना तभी बताऊंगा, क्योंकि देशांतर तो इसके बीच में भी 29 है। 97 से 68 माइनस करना लगभग 29 आएगा। इस 37 में से 8 माइनस करना लगभग 29 आएगा। और आपको मैंने क्या बताया था, देशांतर के मध्य की दूरी 111.32 होता है और इसके मध्य 111 होता है, तो ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। इसको माइनस करते हैं कोई फर्क नहीं, इसके भी 11 इसके 11, ये 29 अंतर, ये भी 29 अंतर। फिर यहाँ पे इतना अंतर कैसे आया? ये यहाँ पे से इतना अंतर कैसे आया? बिल्कुल ये भी सेम आ रहा है, ये भी सेम, दोनों के अक्षांश दशांतर सेम आ रहा है। फिर यहाँ पे लंबाई चौड़ाई में इतना अंतर कैसे आया? कल की बात रिपीट करता हूँ मैंने कहा था जैसे जैसे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते जाएंगे, देशांतर के बीच की दूरी कम होती जाएगी, कम होगी, क्योंकि इनकी लंबाई हमेशा समान होती है लेकिन बीच की दूरी असमान होती है। तो यहाँ पे जाके भारत पड़ता है तो ये देशांतर तो पूरे कवर कर रहा है 29, देशांतर तो पूरे 29 कवर कर लेगा, लेकिन इनकी बीच की दूरी कम होती जाएगी। इसी कम होने की वजह से इसकी चौड़ाई कितनी होगी? 2933 किलोमीटर होगी। अब समझ आ गया? इसकी लंबाई कितनी, चौड़ाई कितनी होगी? 2933 किलोमीटर। फिर यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? सीधा नाम पूछा जाता है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? उस बिंदु का नाम है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी या फिर इसका दूसरा नाम केप कैमोरिन। एग्जाम में केप कैमोरिन आता है, कन्याकुमारी या फिर केप कैमोरिन, और एग्जाम में ये आता है भारत का दक्षिणतम बिंदु।
केप कैमोरिन, और ये कौन से राज्य में पड़ता है? तमिलनाडु में। तो अब मैं ये भी कह सकता हूँ भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य कौन सा हुआ? तमिलनाडु। उसके बाद में भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा? भारत का सबसे जम्मू कश्मीर, तो वो तो राज्य केंद्र शासित प्रदेश हुआ, वो आपको मैं सारे डिटेल से बताऊंगा, कितने केंद्र शासित है वो सारे बताऊंगा। यहाँ पे सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा? ऐसे याद रखना, हमें कोई कोल आता है, वो कोल हमेशा ऊपर से आता है, तो सबसे ऊपर का बिंदु इंदिरा कोल, इंदिरा कोल, क्योंकि कोल हमेशा हमेशा ऊपर से आता है। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु भी कौन सा? इंदिरा कोल, जो कौन से केंद्र शासित प्रदेश में पड़ता है? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। आपको बताऊंगा, जब जम्मू कश्मीर के 2 हिस्से हो गए थे, जम्मू कश्मीर राज्य को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था, तो इतना हिस्सा केंद्र शासित प्रदेश के कारण इसका इतना हिस्सा तो पड़ता है जम्मू केंद्र शासित प्रदेश में, ये हिस्सा तो है जम्मू का, और ये सारा हिस्सा बच गया ना, ये है लद्दाख का, लद्दाख का। तो इंदिरा कोल किसके अंदर आएगा? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। तो भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा हुआ? लद्दाख। और सबसे दक्षिणतम कौन सा हुआ? तमिलनाडु। सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा हुआ? केप कैमोरिन। और सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा हुआ? इंदिरा कोल। उसके बाद में भारत का सबसे पश्चिम बिंदु, भारत का सबसे पश्चिम बिंदु गौरमोता, या फिर जिसे गुहार मोती भी बोलते हैं, गौरमोता या फिर जिसे गुहार मोती भी बोलते हैं, और कौन से राज्य में पड़ता है? गुजरात राज्य में। गैस से गुजरात याद रखना, गैस से गुजरात राज्य में पड़ता है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात राज्य में। और यह भी पता चल गया भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा हुआ? गुजरात राज्य। और कौन सा स्थान? गौरमोता स्थान। उसके बाद में भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, शायद मैंने अभी जो एग्जाम लिया था, आपका टेस्ट लिया था, उसके अंदर ये प्रश्न था, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु शायद था, मेरे याद आ रहा है कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा? भारत का सबसे पूर्वी बिंदु पड़ता है किबिथु, किबिथु, या फिर इसका पहले नाम था वालागू, अब इसका नाम चेंज हो गया, पहले इसका नाम वालागू था, अब ये किबिथु हो गया। और कौन से राज्य में पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। अब यहाँ से कंप्लीट बात सुन लेना। सबसे पहले तो राज्य भारत दक्षिण से कहाँ से शुरू होता है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से। उत्तर में कहाँ तक? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में। पश्चिम से कहाँ से शुरू होता है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से, और कहाँ तक? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में। उसके बाद भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य कौन सा? तमिलनाडु। उत्तर का राज्य कौन सा? लद्दाख। पश्चिम का राज्य कौन सा? और पूर्व का राज्य अरुणाचल प्रदेश। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा? सबसे दक्षिणतम बिंदु, सबसे पश्चिमी बिंदु, और सबसे पूर्वी बिंदु वालागू। भारत की उत्तर से दक्षिणतम लंबाई कितनी और चौड़ाई कितनी? 2933। क्या भारत की, ये मैंने भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु लिखा, ये मैंने सही लिखा है? क्या अंडमान निकोबार लक्षद्वीप ये भारत के हिस्से नहीं है क्या? भारत के हिस्से है, यहाँ पे बता देता हूँ थोड़ा सा। ये भारत का दक्षिणतम हिस्सा हुआ, मान के चलते ये हिस्सा हुआ। उसके बाद में अंडमान वो लक्षद्वीप यहाँ पे पड़ता है, लक्षद्वीप यहाँ पे पड़ता है, यही भारत के हिस्से है। और अंडमान निकोबार यहाँ पे पड़ता है, भारत का हिस्सा है। तो अपने कैसे बोल सकते हैं भी भारत का दक्षिणतम बिंदु ये हुआ? ये 8 डिग्री 4 मिनट से यहाँ से प्रश्न ये बनता है भी भारत का मुख्य भूमि का, ध्यान से सुनना, भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? केप कैमोरिन। भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु केप कैमोरिन है, जो कहाँ से शुरू होता है? 8 डिग्री 4 मिनट से। दोबारा प्रश्न, दूसरा प्रश्न सुनना, ये पूछेगा भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा, क्योंकि ये सारा भारत में आएगा। अगर वो मुख्य भूमि लिख के दे फिर तो ये पूछा जाएगा। अगर पूछे पूरे भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा, तो अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणतम बिंदु पड़ेगा। पूरे भारत का, क्यों? अंडमान निकोबार भारत के यूटी है, भारत का यूटी है, लक्षद्वीप भी भारत का यूटी है। ये थोड़ा ऊपर रह जाता है तो सबसे नीचे अंडमान निकोबार जाता है। यहाँ से 2 प्रश्न अलग अलग बनेंगे। प्रश्न पहला बनेगा भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु 8 डिग्री 4 मिनट से केप कैमोरिन। फिर दूसरा प्रश्न, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा? अंडमान निकोबार में पड़ेगा, और इसका नाम पड़ता है इंदिरा पॉइंट।
इंदिरा पॉइंट पड़ता है जो भारत का दक्षिणतम बिंदु, और कहाँ से शुरू होता है? 6 डिग्री 45 मिनट से शुरू होता है। अब दोनों अलग अलग प्रश्न सुनना। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा? भारत की मुख्य भूमिका तमिलनाडु में पड़ता है। केप कैमोरिन पड़ता है, 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है। और पूछा जाए भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा? इंदिरा पॉइंट पड़ता है, 6 डिग्री 45 मिनट से शुरू होता है। अब इसको डायग्राम बना लो। बनाना कितना है मैं आपको बता, नहीं किलोमीटर 12 किलोमीटर में क्यों नहीं होगी, किलोमीटर में होगी ये तो। आपको सिर्फ जो डायग्राम बनाना है वो इतना मैं बता देता हूँ। डायग्राम सिर्फ इतना बना लेना, आपको एक बार मैप बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे डब्बा से बना लेना। डायग्राम सिर्फ डब्बा से बना लेना। सबसे पहले तो ये लिख देना, ये अक्षांश दशांतर लिखना चारों कोणों पे। बिल्कुल उत्तरी अक्षांश, पूर्वी दशांश, पूर्व सही, बिल्कुल सही लगाना। उत्तरी पूर्वी बिल्कुल करेक्ट लगाना, सही। उसके बाद में दूसरा राज्य लिखना, इस ये लिख के दूसरा राज्य लिखना। उत्तर में लद्दाख राज्य, अरुणाचल राज्य, तमिलनाडु राज्य, और यहाँ पे गुजरात राज्य। हाँ लाती बैग में जाते टाइम ले देना। नई बुकलेट मिलेगी आपको, पुराने वाले रख ली, नहीं मिलेगी आपको। नहीं वो नहीं है तो वही, लेकिन नई बुकलेट, नई फोटो कॉपी करवा के दिए, तो पुराने नहीं देंगे, नहीं देंगे आप। ये समझ आ गया आप सभी को? देखो याद तो करना पड़ेगा, देखो याद तो करना पड़ेगा। अक्षांश व दशांतर से सवाल पूछे जाएंगे फैक्ट के रूप में। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा अक्षांश की लंबाई हमेशा असमान होती है, अक्षांश की चौड़ाई हमेशा बीच का क्षेत्र इतना होता है, ये बोलते हैं। नीचे ऑप्शन देगा 1 व 2 सही, 3 व 4 सही, 5 व 6 सही, ऐसे पूछेगा। और जो सही होंगे वो आपको टिक करने पड़ेंगे। वैसे प्रश्न नहीं पूछता इसकी चौड़ाई हमेशा क्या होती है, अक्षांश कितने होते हैं, ऐसे प्रश्न नहीं पूछेगा। एक पक्का? अरे आपकी बात तो पूरा जोश आ गया अब तो। पहले तो बोलते सर वो मत देना, नहीं पहले सर अच्छा किया हुआ नहीं था तब। अरे आपकी बार देंगे, जरूर देंगे इसके अंदर। हाँ जी, किबिथु समझा रहे नरेश कुमार? ओ तेरी टाइम बहुत लगता है। 15 मिनट में कर दिया 40%। आप ले गए बैठे आगे करना था, सोचना पड़ेगा सर ये लास्ट में देते हैं ना कभी। इतना टाइम लगा, अपने एग्जाम में भी 3 मिनट लगा। पिछली बार अच्छा ही किया था, टाइम लगा था लेकिन किया तो अच्छा। 2 क्वेश्चन अच्छा, आप थोड़े कम पढ़ रहे हो कैसे? बीएम में तो सारा ही सही है, बहुत लंबा कराया, 2 घंटे अरे सर मैंने नहीं करवाया, मैंने सही लिखवाया। मतलब नकल मारते हो तो? नकल तो मैं कोई मारा सर मैं नहीं इसका तो मारती फेल भी होई है। नकल मैं कभी नकल तो नहीं मारा, जितो याद है तो ही मैं क्या नहीं करा सकी। अच्छा मैं ये क्या है, गौर मोता सर? बाकी हाँ जी, गौर मोता या फिर ग्वार मोती? मेरे तो कभी यहाँ कभी आज कोई गलत नहीं होना चाहिए। हां गर्मियां रह करके वहां भी नंबर फुल आना चाहिए। हाँ नंबर पुराना चाहिए, वो आते हैं गौर मोता या फिर गुहार मोती? किबिथु, हाँ जी किबिथु। मेरा फुल लद्दाख, इंदिरा को लद्दाख में पड़ता है, ये तमिलनाडु में, ये गुजरात में, अरुणाचल प्रदेश में। और लंबाई चौड़ाई लिख देना, 3214 लंबाई, 2933 चौड़ाई। और ये आपको समझ आ गया भी चौड़ाई इतनी कम कैसे? अब क्या पूछ ले? कुल लंबाई किसकी? सोनू की तो पूछ लिया है, कैसे? लंबाई चौड़ाई दोनों पूछ लिया है। पूछा ना, ऐसे नहीं पूछेगा नहीं पूछा। ऐसे पूछता ही नहीं, प्रश्न ऐसे नहीं बनेगा। यहाँ से प्रश्न बनेगा वो ऐसे बनेगा, भारत की लंबाई चौड़ाई के अंतर कितना है, ये प्रश्न बनेगा। ये प्रश्न कभी नहीं पूछता लंबाई कितनी है चौड़ाई कितनी है, जो सामने से कभी प्रश्न नहीं देगा। वो अंतर तभी निकाल सकते हो जब आपको लंबाई भी याद होगी और चौड़ाई भी याद होगी, तब इनका माइनस करोगे। कितना शायद 281 समथिंग पड़ता है, 281 माइनस करोगे 281 पड़ता है शायद,
इसका अंतर 200 के, ये बना लिया। अब इसके अंदर क्या लिखे भी पूर्वी बिंदु, आपको सारा इसके अंदर नोट कर लिया, कोई लिखने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। और ये अभी अरे लिखने की क्या जरूरत है इसके अंदर, वही लिखना सब। हाँ वो लिखवा रहा हूँ, तो वो तो आपको लिखवा रहा हूँ अभी, वो 2% लिखवा रहा हूँ आपको, वो नोट करो। वो 2% ही लिखवाऊँगा जैसे जैसे बनते हैं। लिखो पहले, नोट करो। भारत का, ध्यान से सुनते रहना, इसको दिमाग में बिठा लेना। भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा होगा? नरेश कुमार। तमिलनाडु, कैमोरिन तमिलनाडु में भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु केप कैमोरिन, केप कैमोरिन। दूसरा लिखना, दूसरा प्रश्न, भारत का दक्षिणतम बिंदु, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा होगा? अंडमान निकोबार में पड़ता है, जैसे मैं लिखूँ वैसे लिखना। आपको मैं डिटेल से कराऊंगा, जब भौतिक विभाजन कराऊंगा मैं अंडमान निकोबार का सारा इसको बायोडाटा खोल दूंगा, इसके अंदर कितने द्वीप पड़ते हैं, आपको कम से कम 20 द्वीप करवाऊंगा। यहाँ से अंडमान निकोबार का सारा बायोडाटा खोल दूंगा, सारे आपको मैं यहाँ पे डायग्राम बना के बताऊंगा। यहाँ पे से एक बार इतना लिखना, भारत का दक्षिणतम बिंदु अंडमान निकोबार पे पड़ता है, अंडमान निकोबार पे, नाम है इंदिरा पॉइंट। तभी मैंने कहा था हमेशा इंदिरा और इसके अंदर कंफ्यूजन मत होना। तो कॉल हमेशा कहाँ से आते हैं? ऊपर से आते हैं। तो इंदिरा कॉल ऊपर चला गया और पॉइंट नीचे आ गया। और इसका जो विस्तार लिखना, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये आपका क्या कंप्लीट हो गया? भारत की स्थिति व विस्तार। और इसी के अंदर एक छोटा टॉपिक पड़ता है भारत की स्थिति का विस्तार में, कारक रेखा, कारक रेखा। हाँ जी, इसी के अंदर लिखो, नया टॉपिक नहीं है, इसी के अंदर पढ़ा जाता है कारक रेखा, कारक रेखा। और कारक रेखा को पढ़ने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए? राजस्थान के राज्य व राजधानियाँ, और उसके बाद में क्या अक्ष, वो यूटी पता होने चाहिए, पता होना चाहिए। अब राज्य आपको पता है? पता है, मैप है आपके पास? राजस्थान का नहीं, भारत का, भारत का मैप। कल मैप लाना होगा फिर आपको, वरना कर्क रेखा, कर्क मैं आपको बता दूंगा भी कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, इस राज्य से होकर इस राज्य तक जाती है। आपको बीच का पता ही नहीं, ऐसे रट्टा मारने वाले कोई फ़ायदा तो है नहीं। फिर आपको मैं 8 राज्य बता दूं, इसके ऊपर राजधानी ये पड़ती है, नीचे ये पड़ती है, वो मैं आपको यहाँ पे करवाऊँगा। कल आपको मैप लेके आना पड़ेगा, 2 मैप लेके आने पड़ेंगे, क्योंकि कर्क रेखा तभी समझ आती है जब अपने को राज्य व राजधानी याद होती है। क्योंकि बीच के अंदर मैं कर्क रेखा को इस प्रकार भारत बनाऊंगा, इस प्रकार भारत के मध्य से गुजारूंगा, और यहाँ से आपका तो 200 नंबर का प्रश्न आएगा। 200 नंबर में वो जरूर इतना डीपली पूछता है भी भारत के कौन से राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती या फिर गुजरती है। और ये 8 राज्य बताऊंगा, इन 8 राज्यों को आपको क्रम से याद रखना है भी सबसे पहले कौन सा, 2 नंबर पे कौन सा, तीसरा कौन सा, 4, 5, ये क्रम से आपको याद रखना होगा। और ये क्रम तभी याद होगा जब अपने को कौन सा क्या भरना आएगा, राज्य भारत का मैप भरना आएगा। उसके बाद में प्रश्न ये भी बनेगा, इतना डीपली प्रश्न भी बनेगा भी इन 8 राज्यों में किसकी राजधानी कर्क रेखा के ऊपर पड़ती है और किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा के नीचे पड़ती है। फिर ये भी प्रश्न इतना डीपली पूछा जाएगा, सर्वाधिक कौन से राज्य में गुजरती है, सबसे ज़्यादा लंबाई किस राज्य में कर्क रेखा में। फिर ये भी आपका प्रश्न बनेगा, कर्क रेखा के ऊपर कौन सी राजधानी है और कर्क रेखा के सर्वाधिक दूर कौन सी राजधानी है। इन्हीं 8 राज्यों में से पूछेगा भी इन्हीं 8 राज्यों में सबसे ऊपर कौन सी राजधानी पड़ती है और सबसे दूर राजधानी कौन सी पड़ती है। ये सारे प्रश्न पूछेगा। ये सारे प्रश्न तभी हल होंगे जब अपने को राज्य व राजधानी याद होगी। इसलिए कल मैप लाना पड़ेगा। अच्छा बच गए, आगे पढ़ाऊँ या फिर 2 मिनट रह गए। राज्य राजधानी के अलावा तो कुछ पड़ेगा नहीं, आगे कोई टॉपिक ही नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अगर राज्य राजधानी याद होती तो कर्क रेखा टॉपिक हो ही जाता अपना।
कारक रेखा के बाद में टॉपिक रह जाएगा एक तो जलीय सीमा और एक स्थलीय सीमा, और ये सभी के सभी अपने को राज्य याद होंगे ना अच्छे से, तो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ही आसान है। इसके अंदर ये सबसे इतने आसान टॉपिक है, अगर आपको मैप याद हुए ना, मैप याद हुए तो इसके अंदर आपको घर पे जाके पढ़ने की जरूरत नहीं होती। क्या मैप आपको भरवाऊंगा तभी तो, मैं याद किया और वो बताओ। मैप आपको कल मैप लेके आना, आपको तो मैंने करवाया था याद, भूल गए कि भूल गए? राजस्थान में बन जाते राजस्थान का आपको भरवाया था ना, करवाया तो जी, लेकिन 3-4 बार 5-6 बार भर के देखा अरे फिर बार 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 भर के देखना। चलो कल राजस्थान इंडिया के मैप कम से कम 5 लेके आना, क्योंकि आपके भूगोल है, मेरे को लगता है 5 क्या, मैं आपको 50 मैप मंगाऊँ तो भी कम।